गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी आप लोग जो है लॉकडाउन की स्थिति में घर पर सुरक्षित रह रहे होंगे और आप लोग अपने सिलेबस में जो भी आपके जो टॉपिक्स हैं उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। उसी क्रम में हम आपके समक्ष आज रिलायबिलिटी अर्थात विश्वसनीयता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके जो है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो इस टॉपिक को जो है आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे। रिलायबिलिटी की मीनिंग क्या है, डिफिनीशन क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके साथ इसके मेथड्स क्या है और जो उसके चार महत्वपूर्ण मेथड्स हैं उसके जो है मेरिट और डीमेरिट क्या है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी अर्थात विश्वसनीयता का अर्थ क्या है। आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे। रिलायबिलिटी को अगर सामान्य शब्दों में समझा जाए तो विश्वास करने की सीमा, अर्थात हम अगर किसी वस्तु पर विश्वास करते हैं, किसी गुण पर विश्वास करते हैं तो विश्वसनीयता है। जैसे अगर आप देखें अपने दैनिक जीवन में, आप किसी दुकान पर सामान लेते हैं और वह सामान अगर अच्छा देता है, तो अगर वह जो सामान बहुत महंगा नहीं देता, उसके साथ उसकी उपयोगिता अच्छी होती है, तो आप देखते हैं कि बार बार आप उसी दुकान पे जाते हैं और आप सामान लेते हैं। अर्थात उस दुकानदार की जो विश्वसनीयता है वह आपके लिए बहुत अच्छी है, अर्थात वह विश्वसनीय है। इसी प्रकार से हम मापन के क्षेत्र में विश्वसनीयता का बहुत प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यह एक किसी मापन उपकरण की एक विशेषता है। जैसे आप विश्वसनीयता, वैधता या रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, डिफिकल्टी लेवल एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर, स्पीड टेस्ट, हाँ, इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो है मापन उपकरण की विशेषताएं होती हैं, जिसमें रिलायबिलिटी भी एक उसकी विशेषता है। तो रिलायबिलिटी की मीनिंग क्या है इसको देखते हैं। जैसे किसी भी समूह पर जब हम किसी भी परीक्षण को बार बार प्रशासित करते हैं और प्रशासित करने के उपरांत हमें जो प्राप्तांक प्राप्त होता है, जैसे अगर मैं किसी ग्रुप पर किसी परीक्षण को एक बार प्रशासित किया और 10 दिन के अंतराल पर दूसरी बार प्रशासित किया और दोनों परीक्षणों पर जो हमें अंक प्राप्त होते हैं अर्थात प्राप्तांक प्राप्त होते हैं, उन दोनों के बीच में हम सहसंबंध गुणांक निकालते हैं। इस प्रकार के गुणांक को विश्वसनीयता गुणांक कहते हैं और इस प्रकार के परीक्षण को विश्वसनीय परीक्षण कहा जाता है। लेकिन अगर आंतरिक रूप से देखा जाए तो इनके गुणों को जो है विश्वसनीयता कहा जाता है। इस तरह से अगर आप देखें तो विश्वसनीयता ज्ञात करने में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं कि प्राप्तांकों के बीच में स्थायित्व हो, कंसिस्टेंसी हो, और आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी हो, और कंसिस्टेंसी अर्थात संगति हो। अर्थात अगर एक प्रश्न को जो उसने हल किया है छात्र ने पहले परीक्षण में, दूसरे में भी वही प्रश्न को हल करे, अर्थात आप जो कोरिलेशन निकालें, जो सहसंबंध गुणांक निकालें, वह उत्तम आए और हम कह सकें कि दोनों परीक्षणों के बीच में सहसंबंध गुणांक सही है, इसलिए यह परीक्षण विश्वसनीय है। तो विश्वसनीयता को जो है अगर आप देखें तो इसमें एक टेम्पोरल आप कह सकते हैं कंसिस्टेंसी होती है, एक जो है इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है। अर्थात एक को कालिक संगतता बोलते हैं और एक को जो है आंतरिक संगतता। कालिक संगतता मतलब कि वर्तमान में जो परीक्षण आपने यूज किया है और कुछ दिनों बाद भी अगर आप परीक्षण यूज कर रहे हैं, दोनों स्थिति में जो प्राप्तांक हो वो समान हो। लेकिन जो संगतता आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी है, इसमें अगर देखें तो उसके परिणामों के ऊपर डिपेंड करती है कि जो आपने परिणाम प्राप्त किए हैं क्या वो परिणाम सही है कि नहीं है, अर्थात वो प्राप्तांक दोनों के सेम है कि नहीं, आंतरिक वो उसके गुणों के ऊपर यह फोकस करती है। अब हम आगे चलते हैं, इसकी डिफिनीशन की ओर देखते हैं। पहली डिफिनेशन अनास्थेसी की है। अनास्थेसी आपने सुना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी परीक्षण, या आप कह सकते हैं कि परीक्षण की विश्वसनीयता से आशय है या तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न अवसरों पर और जो समतुल्य पद हैं या जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके बीच में जो अंक प्राप्त होते हैं उनमें संगति होनी चाहिए, ये अनास्थेसी ने कहा। अर्थात परीक्षण को बार बार आप प्रयोग करें किसी समूह पर और जो प्राप्तांक है उनके बीच में कंसिस्टेंसी हो, उनके बीच में समानता हो या संगति की हो। नेक्स्ट डिफिनीशन गिलफोर्ड ने दिया है। उन्होंने बताया है कि विश्वसनीयता परीक्षण प्राप्तांकों के सत्य प्रश्न का अनुपात है। अर्थात x = t+e वैल्यू आप जानते हैं, जहाँ x कोई प्राप्तांक है और t क्या है, ट्रू वेरिएंस है, या आप कह सकते हैं या सत्य वास्तविक अंक है, और उसमें एरर है, मतलब कोई मापन उपकरण है वो 100% कोई भी मान नहीं दे सकता, अर्थात उसमें कुछ त्रुटि जरूर होती है। इसलिए फार्मूले में x = t+e, अगर चर त्रुटि ज्यादा होगी तो परीक्षण विश्वसनीय नहीं होगा, और चर त्रुटि या वेरिएबल एरर जो है कम होगा तो वह परीक्षण विश्वसनीय होगा।
कर्लिंगर ने भी एक बताया डिफिनीशन, इसको जो है आप समझ सकते हैं। उन्होंने बताया कि भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी और परिशुद्धता, एक्यूरेसी शब्द जो है विश्वसनीयता के ही पर्यायवाची शब्द है। अर्थात हम किसी के ऊपर भरोसा कर सकें, हम भविष्यवाणी कर सकें, या अंकों के बीच में स्थिरता या संगति ज्ञात कर सकें, या जो है उनकी अंकों की या प्राप्तांकों के बीच में परिशुद्धता हो, तो इसे हम रिलायबिलिटी या वैलिडिटी की संज्ञा दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलायबिलिटी, मतलब जो विश्वसनीयता है इसकी प्रमुख गुण क्या है। विश्वसनीयता से वैधता हमेशा जुड़ी होती है, उसके ऊपर आधारित होती है। और विश्वसनीयता में मुख्य जो दो शब्द हैं, स्थिरता, स्टेबिलिटी प्राप्तांकों में होनी चाहिए, और दोनों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, संगतता भी होना आवश्यक है। और आप कह सकते हैं कि यह x = t+e के ऊपर निर्भर करती है। अब हम चलते हैं इसकी जो है मेथड्स क्या है, इसकी विधियां क्या है, कैसे हम रिलायबिलिटी निकालते हैं। यहाँ पर हम रिलायबिलिटी के केवल व्यवहारिक पक्ष पर ही चर्चा कर रहे हैं। व्यवहारिक पक्ष में इसके जो है इसकी 4 विधियों को यहाँ मुख्य रूप से आपके सिलेबस में पढ़ना है। पहला है टेस्ट टेस्ट मेथड, दूसरा आप विधि देखें तो ये पैरेलल फॉर्म मेथड, तीसरा है स्प्लिट हाफ मेथड, और चौथा है कूडर रिस्ट्रक्शन मेथड या रेशनल इक्विवेलेंस मेथड। तो पहला मेथड हम देखते हैं टेस्ट रीटेस्ट मेथड के बारे में जानते हैं। टेस्ट रीटेस्ट के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कोई भी परीक्षण किसी भी ग्रुप पे 2 बार प्रशासित किया जाए, मतलब किसी भी समूह पे पहली बार आप किसी परीक्षण को प्रशासित करें और कुछ दिनों बाद जो है दूसरी बार भी उस परीक्षण को उसी ग्रुप पे उसी समय प्रशासित करें। अर्थात इसको कहा जा सकता है सेम पीपल एंड डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग 10 दिन के अंतराल में उस परीक्षण पर जो है आप उन प्रश्नों को जो है परीक्षण को उन समूह पर प्रशासित करें, और दोनों बार आप अलग अलग प्राप्तांक प्राप्त करेंगे, और उन प्राप्तांकों के बीच में आप कार्ल पियर्सन मेथड के द्वारा प्रोडक्ट मोमेंट मेथड इसको कहा जाता है, आपको पढ़ाया गया है। तो इनके द्वारा जो है आप सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें, अर्थात कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अर्थात रिलायबिलिटी कोफिशिएंट आप ज्ञात करें, और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह परीक्षण रिलायबल है या नहीं है, अर्थात वैलिड है या नहीं है। इसकी मेरिट क्या है, यह बहुत ही सरल और सुगम विधि है, और इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है, और यह आसानी से छात्रों के ऊपर प्रशासित किया जाता है। लेकिन इसकी डीमेरिट भी है। डीमेरिट में अगर देखा जाए तो यह अगर ज़्यादा समय हो जाएगा तो छात्र के जो है अनुभव और उसके स्मृति का भी प्रभाव, इस पर परिपक्वता का भी, मैच्योरिटी का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप कह सकते हैं कि इसकी डीमेरिट अगर देखें टेस्ट रीटेस्ट मेथड का, तो यह समय या श्रम जो है इसमें तो कम लगता है, लेकिन समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये बार बार प्रशासित किया जाता है, 10 दिन के अंतराल में प्रशासित किया जाता है, इसमें 2 बार इसमें बनाना पड़ता है, लागू करना पड़ता है, इसलिए इसमें समय ज़्यादा लगता है। अब हम देखते हैं इसके दूसरे मेथड को। इसको दूसरे मेथड को हम पैरेलल फॉर्म मेथड भी कहते हैं, या इसको जो है आपका सही इक्विवेलेंस मेथड भी बोला जाता है, या इसको समांतर प्रारूप विधि कहा जाता है। तो समांतर प्रारूप विधि कहने का समांतर प्रारूप से ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे प्रश्नों का सेट, ऐसे परीक्षण माला को बनाया जाए जिसमें सेट ए और सेट बी में इंटरनल कंसिस्टेंसी हो, अर्थात मतलब देखने में प्रश्न एक जैसे ना हो लेकिन आंतरिक गुणों में वो समान हो। तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप बनाते हैं, ऐसे परीक्षण को बनाकर अगर विशिष्टता ज्ञात करते हैं, जिसे पैरेलल फॉर्म मेथड कहा जाता है। इसको आप कह सकते हैं कि यह बनाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इंटरनल कंसिस्टेंसी का ध्यान देना पड़ता है। अगर आपने कॉग्निटिव लेवल के प्रश्न को लिया है पहला, तो दूसरे भी सेट में कॉग्निटिव लेवल के प्रश्न लेने पड़ेंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव के आधार पर इन प्रश्नों को आपको बनाना पड़ेगा। इन प्रश्नों की कठिनाई स्तर, विभेदन क्षमता जो है समान होना चाहिए, इसका मध्यमान, इसका प्रसरण, और आप कह सकते हैं इसका प्रसार या मानक विचलन भी समान होना चाहिए। इसलिए कहा जा सकता है कि यह परीक्षण बनाना बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत दुरूह कार्य है। तो इसकी मेरिट क्या है, इसकी मेरिट यह है कि टेस्ट रीटेस्ट मेथड को जो है जब निगलेक्ट किया गया, उसके आधार पर जो है विश्वसनीयता सही नहीं मापी गई, तो इसको बनाया गया, इसके आधार पर उस कमी को पूरा किया जा सकता है, किया जा सका। इसकी अगर आप देखें डीमेरिट, तो इसमें समय और श्रम बहुत अधिक खर्च होता है, और उसके साथ साथ एक बार छात्रों को 2 बार परीक्षाएं इसमें भी देनी पड़ती हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि इसके ड्रॉबैक हैं। अब हम देखते हैं इसकी तीसरे मेथड को। इसको तीसरे मेथड को हम बोलते हैं स्प्लिट हाफ मेथड, या इसको आप कह सकते हैं अर्ध विच्छेदन विधि। अर्ध विच्छेदन विधि से ये आपको पता चलता है कि कोई भी परीक्षण है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। 2 भागों में विभाजित किया जाए, मतलब प्रथम रूप में आप अगर परीक्षण को प्रशासित करें तो परीक्षण को उस समय बांटना नहीं है,
आप परीक्षण, जैसे अगर एक कोई सेट बनाया आपने 100 प्रश्नों का, तो छात्रों को आप 100 प्रश्न हल करने को दे दें। मूल्यांकन के समय इसको सम और विषम और इसको 1 से 50 या 51 से 100 के रूप में इसको बांटना पड़ता है। तो इसके बांटने की या विभाजित या विभक्त करने की दो विधियां हैं। पहली विधि कही जाती है आपका ऑड इवन मेथड, और दूसरी कही जाती है फर्स्ट स्प्लिट हाफ एंड सेकंड स्प्लिट हाफ मेथड। तो फर्स्ट आप कह सकते हैं ऑड इवन मेथड में आप क्या करते हैं, इसको जान लें हम लोग पहले। ऑड इवन में हम करते हैं परीक्षण को छात्रों को हमने सॉल्व करने के लिए दिया। इसमें बड़ी खास बात यह है कि हमें परीक्षण को एक बार ही प्रशासित करना पड़ता है, 2 बार प्रशासित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे हमारा समय और श्रम भी बच जाता है। प्रशासित करने के बाद जब मूल्यांकन करने लगते हैं तो उस समय हम जो प्रश्नों को लेते हैं उसमें सम और विषम के रूप में, ऑड एंड इवन के रूप में प्रश्नों को लेते हैं और 2 सेट मानसिक रूप से बनाते हैं और उसी के आधार पर उसके कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी ज्ञात करते हैं, कोरिलेशन भी कर सकते हैं या विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करते हैं। उस आधार पर पहुंचते हैं कि कोई भी परीक्षण कितना विश्वसनीय है कि नहीं है। अर्थात 2, 4, 6, 8, 10 जो प्रश्न है उनको अलग कर लेंगे और उसके बाद 1, 3, 5, 7 वाले प्रश्न अलग करेंगे। इस तरह एक तरफ 100 में से 50 सम और 100 में 50 विषम संख्याओं को अलग करके सेट बना लेंगे। उसके आधार पर हम कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी ज्ञात करके और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह परीक्षण किस तरह से कार्य करता है, अर्थात किस तरह से हम परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात कर सकते हैं। इसकी फायदा इसका ये है कि इसमें समय आपका बचता है, श्रम भी बचता है, उसके साथ साथ आपको डेटा कलेक्ट करने में भी आसानी होती है और इस पे अनुभव स्मृति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मैच्योरिटी का भी कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता। इसकी डीमेरिट ये है कि इसमें विषम जातीय पदों को नहीं लिया जा सकता, इसमें केवल समजातीय पदों को ही लिया जा सकता है और यह स्पीड टेस्ट की रिलायबिलिटी ज्ञात करने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है और यह परीक्षण को 2 भागों में विभाजित कर देती है, इसलिए ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं निभा पाती। अब चौथा मेथड जो है आपने पढ़ा है कूडर रिचर्डसन मेथड, या इसको हम कह सकते हैं रेशनल इक्विवेलेंस मेथड। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी विधि जो है यही कही जाती है। 1973 में कूडर और रिचर्डसन ने अपने शोधों के आधार पर यह ज्ञात किया कि किसी भी परीक्षण को अगर कठिनाई स्तर के रूप में श्रृंखलाबद्ध कर दिया जाए और देखा जाए कि एक ऐसा स्तर आता है कि कुछ छात्र, जो भी छात्र परीक्षण को सॉल्व करेगा तो एक लेवल ऐसा आएगा कठिनाई स्तर के आधार पर कि वह पूर्व के प्रश्नों को हल कर लेगा लेकिन बाद के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएगा। अर्थात जो सरल प्रश्न होंगे एक औसत कठिनाई तक वो प्रश्नों को हल कर पाएगा, बहुत ज्यादा कठिन वाले प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएगा। अर्थात इसमें समजातीयता का गुण होना जरूरी है, मतलब कोई भी प्रश्न आप जो बना रहे हैं, जो भी परीक्षण बना रहे हैं उसमें समजातीयता, होमोजेनिटी का गुण हो। जैसे कोई परीक्षण अगर आप बना रहे हैं उसमें प्लस के अगर प्रश्न रख रहे हैं तो माइनस के प्रश्न मत रखिए, क्योंकि माइनस के प्रश्नों का प्रभाव जो है प्लस के प्रश्नों में पड़ने लगेगा, जिससे छात्रों में जो तर्क युक्त समानता विधि है या लागू नहीं हो पाएगी रिलायबिलिटी की। अर्थात आप कह सकते हैं बुद्धि लब्धि के प्रश्न आपने बनाए हैं तो उसमें बुद्धि के ही प्रश्न होने चाहिए, लेकिन अगर आपने वृत्ति का प्रश्न मिला दिया तो उससे इसकी रेशनल इक्विवेलेंसी घट जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है कि परीक्षण को समजाति परीक्षण को ही बनाना है, विषम जाति परीक्षण के लिए लागू नहीं होता है। कूडर रिचर्डसन ने इसे ज्ञात करने के लिए कुछ फार्मूले दिए हैं जिसको KR20 और KR21 बोला जाता है। KR20 का फार्मूला है KR20 इज इक्वल K/K-1 ब्रैकेट में 1 माइनस सिग्मा PQ अपान सिग्मा स्क्वायर, ये समजातीय परीक्षण के लिए है। KR21 के लिए उन्होंने फार्मूला दिया K/K-1 ब्रैकेट में 1 माइनस m ब्रैकेट में K माइनस m अपान K सिग्मा स्क्वायर। इस तरह से उन्होंने 2 फार्मूले दिए। इन फार्मूलों के आधार पर, समजातीयता के आधार पर, इंटरनल कंसिस्टेंसी के आधार पर हम परीक्षण की जो है रिलायबिलिटी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज अपने इस अध्याय में, इस लेक्चर में जो है रिलायबिलिटी क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके साथ साथ जो है जो भी उसकी 4 विधियां हैं, चाहे वह 4 विधियों में स्प्लिट, पहला रिटेस्ट मेथड है, दूसरा आप स्प्लिट हाफ मेथड या पैरेलल फॉर्म मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड और रेशनल इक्विवेलेंस मेथड के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी तरह से हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है कुछ जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो जो है लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहें और आप भी इसको जो है देखें और YouTube पे अगर आता है तो इसको शेयर एंड लाइक भी करें
और सब्सक्राइब भी के चैनल को करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको फायदा मिल सके। धन्यवाद।